हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिका स्टडी पॉइंट में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट और मूल अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिले हुए हैं। और ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको जैसे कि मैंने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का जब टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे थे कि उसमें हम फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक अलग से वीडियो लाएंगे, तो ये वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको दो वीडियोस आज मिलने वाले हैं, फंडामेंटल राइट का होगा और दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए। जो भी कंप्लेंट्स वगैरह हो या जो आपको लगता है हमें सुधारने की ज़रूरत है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एज वी नो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। बेसिक राइट्स हैं जो हर इंसान मतलब अगर हम भारत के नागरिक हैं या किसी देश के नागरिक हैं तो आपके पास होने ही चाहिए। बेसिक राइट है, पार्ट थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड किया गया है। इसमें आर्टिकल आते हैं 12 से लेकर 35 और 6 फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हैं जिनको हम पढ़ते हैं। और इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले था आर्टिकल 31 में, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया है 1978 में। और इसको एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बता दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A, जो कि अब 12th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चला गया है। ठीक, पहले ये हमारे फंडामेंटल राइट में था। अब 6 फंडामेंटल राइट कौन से हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, मेरा जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो वहाँ मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि हम सब का सेम नहीं होता है, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं। तो एज अ इंसान हम क्या सोचते हैं हमारे पास क्या हो। पहले तो एजुकेशन हो, भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है। असेंबली, कहीं पर भी इकट्ठा होने का अधिकार हो। एसोसिएशन, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, कोई हमें रोके टोके ना। मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जा सकें और अपने हिसाब का काम कर सकें, अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो कर सकें, जो चाहे वो बोल सकें। मतलब गलत नहीं, लेकिन बोलने का अधिकार तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते या किसी प्लान के खिलाफ नहीं बोल सकते। कुछ जानना चाहें तो जान सकें, इन्फॉर्मेशन हो। प्रेस, मीडिया को सही ढंग से चलने की आज़ादी हो। और थॉट, सोचने का अधिकार होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल दें कि भाई इसी तरीके से सोचना है और तुम इससे लिमिट से आगे जाके सोचना ही नहीं है, ये कुछ करना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारे राइट्स हैं जो हमें लगता है एज इंसान हमारे पास तो होने ही चाहिए। वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, वो इसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ठीक है, चले देखिए फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं। पहला तो हमें पता है राइट टू इक्वालिटी है, जो कि 14 से लेके 18 आर्टिकल्स के अंदर आ जाता है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, आर्टिकल 19 से 22 में आता है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, अगर शोषण हो रहा है तो उसके अगेंस्ट लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए, 23 से 24 में आ रहा है ये। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने हिसाब का धर्म फॉलो करने की आज़ादी होनी चाहिए, तो 25 से 28 में आता है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, अपनी संस्कृति को फॉलो करने का राइट, पढ़ने लिखने का अधिकार, ये हमारे पास होना चाहिए, 29 से 30 में आ रहा है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आता है आर्टिकल 32 में। इसको कहते हैं हम सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में देखिए पहले आता है आर्टिकल 14। ये कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ये हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस बेस पर, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। एज वी नो, ये बात आती कहाँ से। देखिए, जब शुरुआत में अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, मतलब बहुत लोगों ने राज किया, तो अंग्रेजों ने एक बात नोटिस की थी कि लोग एक दूसरे को बराबर नहीं समझते हैं। खासकर हिंदू धर्म में लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कास्ट के बेसिस पर या जेंडर के बेसिस पर, और रिलीजन के बेसिस पर भी करते हैं, और गोरे काले के बेसिस पर भी करते हैं, जन्म के बेसिस पर भी कर देते हैं, ये कहाँ जन्म हुआ इस बेसिस पर। तो ये डिस्क्रिमिनेशन देखते हुए ये राइट हमें दिया गया है कि राइट एक बराबर का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना वो ऐसा है कि आदमी को ज़्यादा प्रिविलेज देंगे और औरतों को सिर्फ सज़ा ही देंगे, या किसी की कास्ट बड़ी है तो उसको छोड़ दिया और किसी की कास्ट छोटी है तो उसको सज़ा दे दी, या मुस्लिम धर्म से हैं तो आपको पनिश किया जाएगा, हिंदू धर्म से हैं तो आपको एक्स्ट्रा अधिकार दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब लोग बराबर हैं, तो कोई किसी तरह का कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। और अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो वो आपके फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। ठीक है, आगे, नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ
और एनी ऑफ देम मे बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शन। देखिए कोई भी इंसान है जो आपसे अलग कास्ट का है या अलग जेंडर का है या अलग रिलीजन का है, अलग मतलब मैं अगर मेरा रंग फेयर है और कोई मेरे से डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, ठीक है, या हम प्लेस ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जैसे कि मैं मान लूँ कि मेरा स्टेट है, मैं इस स्टेट की हूँ, तो दूसरे स्टेट वाले को तो मैं भाई इंसान समझूंगी ही नहीं, है ना। तो अगर हम इस ऐसे इंसान को डिसेबिलिटी लाइबिलिटी एक कर्ज की तरह ये उसको रोक रहे हैं, या ऐसी कंडीशन बना रहे हैं कि वो दुकानों पर ना जा सके, पब्लिक रेस्टोरेंट में ना जा सके, होटल में ना जा सके, पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह पर नहीं जा सकता, जैसे गाँव में तालाब वगैरह होते हैं, टैंक्स वगैरह होते हैं, बाथिंग घाट होते हैं, रोड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की या रिजॉर्ट की जगह है, हमने वहाँ रोक दिया कि नहीं भाई तुम नहीं जाओगे, और हमने उनको एकदम से बॉयकट कर रखा है। और तो ये चीज़ें गलत हैं, ये कानून के खिलाफ हैं, ठीक है। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हम राइट टू इक्वालिटी का कर रहे हैं हनन, और हमें हो सकती है सज़ा, क्योंकि सबको बराबर अधिकार है, जिसका जहाँ से मन करे वो पानी पी सकता है, जहाँ मन करे वहाँ जा सकता है, जहाँ मन करे वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जो मन करे वो कर सकता है, सबको बराबर अधिकार है, कानून के सामने सब बराबर हैं, ठीक है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल। और जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो देश का एक वीकर सेक्शन वुमेन को लिया जाता है, चिल्ड्रन को क्योंकि वुमेन के खिलाफ बहुत सारे वो होते हैं, चिल्ड्रन के खिलाफ भी होते हैं, ये सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, तो जो स्टेट है उसको वो अधिकार दिया जाता है कि वो उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए, ताकि वो उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें सिक्योरिटी मिले और वो भी एक अच्छा जीवन बिता पाए। हालांकि हमें सबको पता है कि समानता का अधिकार हमें दिया गया है, हम सब समान हैं, लेकिन फिर भी आज बहुत जगह पर हमें समान नहीं समझा जाता है। आप गांव वाले एरिया में चले जाइए, बहुत जगह अभी भी लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे को कास्ट के बेसिस पर, या जैसे कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसमें वो ये कह देते हैं कि नहीं यहाँ आदमी बोलेंगे औरतें नहीं बोलेंगी, औरतों को उस मामले में वो आने ही नहीं देते हैं, औरतों को बराबर ही नहीं समझते हैं। तो वहाँ पर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने इस राइट को सही मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशन से हेल्प ले सकती हैं, ठीक है। आगे आता है आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन और सर्टेन ग्राउंड। मतलब अगर आप किसी भी ग्राउंड पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है गारंटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये कहता है कि आपको पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। डजेंट मैटर कि आपका कास्ट क्या है, सेक्स क्या है, कहाँ से आते हो, कितना कमाते हो, किस रिलीजन के हो, काले हो या गोरे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार आपको बराबर अपॉर्चुनिटी देगी, ठीक है। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ, जैसे कि जॉब में या अपॉइंटमेंट में आपको बराबर मौका दिया जाएगा, कंपटीशन होता है, कंपटीशन निकालिए और बैठिए अपनी सीट पर। नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन कास्ट सेक्स जेंडर बी इन एलिजिबल। आपको कभी नहीं कहा जाएगा कि अरे आप तो फीमेल हो तो आपको ये जॉब नहीं देंगे, अरे आप तो मुस्लिम हो तो आपको ये जॉब नहीं देंगे, अरे आप तो फारसी हो तो आपको जॉब नहीं देंगे, अरे आपकी तो कास्ट छोटी है तो आपको जॉब नहीं देंगे। ये कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी पब्लिक सर्विस में ऐसी बात नहीं कही गई है और ना कही जाएगी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2009 प्रोवाइड। अब देखिए सरकार को ये भी पता चल गया कि समाज में भले कास्ट सिस्टम चलता है लेकिन सारे लोग तो बराबर नहीं है ना, और सब लोग तो एक जैसा नहीं कमाते, तो उन्होंने क्या किया कि 2019 में कुछ अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और उन्होंने 10% रिजर्वेशन दे दिया गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। किसको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो लोगों की इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है, जिनको हम EWS कैटेगरी बोलते हैं उनको, ठीक है। और वो भी दोज हु आर नॉट कवर अंडर एनी रिजर्वेशन प्लान। और इन लोगों को सरकार की तरफ से कोई रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ, जैसे कि हम जानते हैं ना इलेक्शंस में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट बुक होती है कि SC की इतनी सीट है, ST की इतनी रिजर्वेशन है, जनरल कैटेगरी की इतनी सीट्स हैं। तो ये वो लोग हैं, वहाँ पर इनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला और ये अच्छे खासे जनरल कैटेगरी में मान लो आप वहाँ से आ रहे हैं और इनके पास लेकिन पैसे नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ये, तो इनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं EWS बनने के कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, तब आपको मिलेगा सरकार की तरफ से प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सरकार ने बना रखा है ताकि वो समानता वाली कंडीशन बना के रखे, आपको ये ना सोचना पड़ेगा ना मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे अब जाऊँगा, क्या होगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं। आर्टिकल अब आता है राइट टू इक्वालिटी के, इसमें कुछ ही है, जैसे कि 17-18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी समानता के अधिकार के अंदर आर्टिकल्स आते हैं, और राइट टू फ्रीडम के हैं बाकी 19 से लेकर आगे के, ठीक है। तो 17 में क्या, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसा कि हमें पता है पहले गाँव में क्या होता था, छुआछूत का बहुत सिस्टम चलता था, अरे इसने हमें छू दिया, ये नीची कास्ट का है, मंदिर में नहीं आ सकता, इसको देख लिया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो जो भेदभाव वाली भावना थी और जो कम्युनिटी में
में गाड़ दिया गया था रेत शूद्र हैं, ये अनटचेबल्स हैं, इनको छूना नहीं है। तो उसका एवोल्यूशन मतलब वो रोकथाम है, वो प्रोहिबिटेड है, आप ऐसा कर नहीं सकते किसी से, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्टिकल 18 कहता है इंश्योर एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, किसी को टाइटल्स नहीं देने हैं, जैसे महाराजा धीराज ऐसे आप अनाउंस नहीं कर सकते, और आपने कर भी दिया तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो आप अपने तक ही रखिए, सरकार की तरफ से उसको नहीं मान्यता मिलेगी। ठीक है, आगे आर्टिकल 19 में आता है राइट टू फ्रीडम, अब है हमारे आज़ादी का अधिकार मिला हुआ है। और क्या आता है आर्टिकल 19 कहता है इंश्योर फॉलोइंग थिंग्स, इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है हमें। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के एक जगह इकट्ठा होने का अधिकार भी हमें दिया गया है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक एसोसिएशन या एक जैसे होता है ना टीम बना सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के पूरे देश में मतलब इंडिया में हम कहीं भी जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, रहने के लिए, कोई हमें रोकेगा नहीं। राइट टू सेटल एंड डिसाइड, किसी भी देश के किसी भी पार्ट में जाकर हम घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम जो चाहें वो करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इसमें हमें सरकार नहीं रोकेगी, ना ही कोई रोकेगा। अगर कोई रोक रहा है तो उसके खिलाफ आप जा सकते हो कोर्ट में और वहाँ पर अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकते हो। आगे है आर्टिकल 20, ये भी राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। तो इसमें है आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, इट ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एक्यूज पर्सन वेदर सिटीजन ऑफ फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक कंपनी और कॉर्पोरेशन। मान के चलिए अब सरकार ने कुछ अधिकार बना दिए, ठीक है, देश में शांति वगैरह बनाने के लिए, और आपने क्या किया, फ्रीडम के चक्कर में उसको तोड़ दिया। आप भले इंडिया के हो या फॉरेनर हो, अगर आपने आज़ादी के चक्कर में सरकार के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है और कुछ मतलब गलती कर दी है तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। आर्टिकल 21 कहता है इट मेक द राइट ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जैसे कि बच्चों को पढ़ने का अधिकार, 6 से 14 साल के बच्चों की जो एजुकेशन होगी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, पेरेंट्स के लिए भी कंपलसरी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और उनको सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाएगी। ठीक है, आर्टिकल 22 इट प्रोवाइड राइट डेट नो इंडिविजुअल इज अरेस्टेड और डिटेन इन कस्टडी विदाउट। आर्टिकल 22 कहते हैं कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है सिर्फ शक के बेसिस पर, तो जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उनको किस बेसिस पर अरेस्ट किया ये जानकारी पहले आपके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए, प्रॉपर सबूत होने चाहिए, और आपने चलो अरेस्ट भी कर लिया तो उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर ही जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने आपको पेश करना होता है। आप कैसे किसी को ऐसे पकड़ के जेल में नहीं रख सकते, अगर आप ऐसा कुछ करते भी हो तो आप पर ही कमेटी बैठ जाती है, आप पर ही कंप्लेन हो जाती है कि आपने ऐसा किया क्यों। मजिस्ट्रेट को बताना होता है कि आपने किसी इंसान को पकड़ा है और उसने ये क्राइम कर रखा है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ आप उस इंसान को अरेस्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कुछ अधिकार बता रहे हैं कि 6 बजे के बाद आप किसी को फीमेल को नहीं पकड़ेंगे, और अगर आप पकड़ना भी चाहते हैं तो आपके पास फीमेल कांस्टेबल होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए आर्टिकल 22 आया हुआ है कि किसी को ऐसे ज़बरदस्ती आप पकड़ के रख नहीं सकते कस्टडी में विदाउट इन्फॉर्म किए मजिस्ट्रेट को, आपके पास सबूत होने चाहिए, अरेस्ट वारंट होना चाहिए किस बेसिस पर आप कर रहे हैं। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये तीसरा है, यानी ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब है शोषण के खिलाफ लड़ने का अधिकार आपके पास है। अब शोषण कहाँ पर होता है भाई हमारा, जैसे कि आर्टिकल 23 कहता है, जैसे कि आपको पता है कि महिलाओं को और बच्चों को बेच दिया जाता है, कितनी बच्चियों को जन्म लेते ही चोरी करके बेच देते हैं और बच्चों को भी बेच देते हैं, उनसे भीख मंगवाया जाता है ना, और महिलाओं को प्रोसिक्यूशन में बेच दिया जाता है। तो आर्टिकल 23 कहता है इट प्रोवाइड द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड बेगर्स एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर्स आर प्रोहिबिटेड, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो ह्यूमन को। आर्टिकल 24 कहता है इट प्रोवाइडेड नो चाइल्ड बिलो द एज 14 ईयर्स कैन बी एम्प्लॉयड टू, मतलब कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 साल से कम है उसको आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते या किसी माइंस में काम में नहीं लगा सकते, किसी ऐसे एम्प्लॉयमेंट उसमें नहीं लगाएंगे जो कि हेजार्डस है, जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आपको फैक्ट्री में रखना ही नहीं है, ठीक है। आगे है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी अपने धर्म को फॉलो करने की आज़ादी होनी चाहिए हमें, है ना। हम सारे एक धर्म के तो है नहीं, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, हमने सुन रखा है बहुत बार, है ना, और हम इसको फॉलो भी करते हैं, और हम सब वो लोग सच में हमारे भाई भाई हैं, है ना। तो भाईचारे की भावना हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सिखाया जाता है। तो आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, आपको आज़ादी है, आप कोई भी प्रोफेशन फॉलो करो, कोई भी प्रैक्टिस करो, आपको कोई भी रिलीजन फॉलो करना है करिए, बस पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी और हेल्थ
बना कर रखिए और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। समाज में कोई गंदगी मत नहीं फैले, ये समाज में कोई डिस्टर्बेंस ना फैलाइए, और आपको जो करना है, जिस धर्म को फॉलो करना है, जो प्रैक्टिस करनी है आप करिए। आर्टिकल 26 कहता है, इन्होंने कुछ राइट दे रखे हैं जो कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को लेकर है। एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, मतलब जैसे कि मस्जिद खुलती है, मंदिर बनते हैं, है ना, तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। मैनेज इट ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, अगर आप रिलीजन के बेसिस पर खोल रहे हैं तो उसके सारे अफेयर्स आपको ही मैनेज करने होंगे, आप सरकार से हेल्प नहीं लेंगे। ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप जो भी जैसे कि ज़मीन वगैरह है तो वो आपके उस पर होनी चाहिए, उसको आपको ढंग से वो करना होगा, मतलब सरकार के सामने तो ब्यौरा देना ही पड़ता है कि हमने खरीदी है। एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और उस प्रॉपर्टी को आप लॉ के अकॉर्डिंग ही खरीदेंगे और सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड जमा करवाएंगे, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 27 कहता है, द स्टेट कैन नॉट कंपेल एनी सिटीजन टू पे एनी टैक्सेस। देखिए जो कंट्री है वो किसी भी सिटीजन को नहीं बोलेगी कि तुमको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, तभी तुम अपने रिलीजन को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट या मेंटेन कर पाओगे। मतलब अगर तुमने मंदिर खोला है तो मंदिर खोलने के लिए पहले हमें पैसा भरो, तब जाके तुम मंदिर चला पाओगे, या मदरसा खोला है तो उसके लिए पैसा दो हमें, तो सरकार ऐसा नहीं कहती, ठीक है। आर्टिकल 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन प्रोवाइड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। देखिए जो कंट्री है उसका एक रूल है कि बच्चे को ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सारा सिस्टम बना रखा है, तो आपने इंस्टीट्यूशन तो खोल दिया है, तो उसमें आप ऐसा ऐसा मत तो वो करिए, मतलब कि उसको बिल्कुल एजुकेशनल, इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम से हटाकर मत पढ़ाइए। आपको अपने रिलीजन की जानकारी देनी है, दो, लेकिन जो एजुकेशनल सिस्टम है इंडिया का उसके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए, तो उसको अंधा भक्त नहीं बनाना है, ठीक है। आगे है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, अपना कल्चर फॉलो करने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए, पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। तो आर्टिकल 29(1) में कहा गया है, वेयर कोई रिलीजियस कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी है, मतलब जिनकी जनसंख्या कम है, कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल करेगा कि उनकी कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब उनकी संस्कृति बनी रहे, लुप्त ना हो, और स्टेट कोई लॉ उन पर नहीं फॉलो करे, मतलब लागू करेगा कि तुम अपना कल्चर छोड़ दो या अपनी कम्युनिटी छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। आर्टिकल 30 कहता है, सच कम्युनिटी शैल हैव राइट टू स्टैब्लिश एंड, मतलब आपको अधिकार दिया जा रहा है कि आप अपना कोई शिक्षा का केंद्र खोल सकते हैं अपनी चॉइस का, ठीक है। उसके लिए आपको परमिशन वगैरह सब दे दी जाएगी, और उसमें आप पढ़ाइए, और जो भी माइनॉरिटी हैं उनको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा रिलीजियस कम्युनिटी से होने की वजह से। आर्टिकल 31 एक कहता है कि फुल कंपनसेशन पेड किया जाएगा अगर आप कोई माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। आगे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि अरे ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, मतलब सबसे मेन। अब देखिए जो पहले हमने 5 अधिकार पढ़े हैं उसमें से आपको लगता है कि अगर किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं, और उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोल देते हैं। तो आर्टिकल 33 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट जो है मेंबर का या आर्म फोर्सेस का, अगर कोई हनन कर रहा है तो उसको सजा दे सकती है, ठीक है। और कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो चेंजेस होते हैं, जैसे मॉडिफाई किए जाते हैं, किन के लिए, जैसे फौजियों के लिए, जो पुलिस फोर्स में है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए थोड़े से मोल्ड किए जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। आर्टिकल 34 कहता है कि अगर देश में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो पार्लियामेंट के पास इतना वो होता है कि वो कुछ फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकते हैं। आर्टिकल 35 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं आर्टिकल 16(3) से रिलेटेड, 32(3) से रिलेटेड, 33 और 34 से रिलेटेड। तो पार्लियामेंट की कुछ पावर्स मिली हुई हैं यहाँ पर।